सभी को राम राम भाई। मैं आपका भाई विकास हाजिर हूँ एक नए बैच को लेके। आ जाओ भाई फटाफट सारे। एक बात बताने का काम करूंगा आप सभी को। हम जो आपका डीएलएड का बैच लेके आए हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि ग्रो एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए एक नई चीज़ आपके लिए हाजिर है। वो क्या चीज़ है? वो है आपका भाई जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, उसके अंदर बीएड का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसके अंदर जो आपका सिलेबस आना है वो ग्रो एकेडमी की तरफ से आपका एक बैच के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है। तो बात करें भाई हमारे इस बैच की, तो आपके इस बैच के अंदर आपको हर चीज की थ्योरी प्लस में प्रैक्टिस प्लस में पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको हर चीज क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। तो बात करें इस बैच की, इस बैच के अंदर कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तो इस बैच की अगर बात करूं बच्चों, तो भाई इस बैच के अंदर मैं आपको कुछ सब्जेक्ट करवाने का काम करूंगा। जैसे हमने बात की है, हमारे पास साइंस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास तीन चीजें आती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपको साथ में मैं कंप्यूटर के भी क्या करूंगा, नोट्स प्रोवाइड करने का काम करूंगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट जो है मैं आपको डिलीवर किए जाएंगे भाई मेरे द्वारा। दिल्ली पुलिस में अपार सफलता के बाद भाई हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो क्या शुरू करने जा रहे हैं, एक भैया जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम है डीएलएड का, इसके लिए एक बैच शुरू करने की हमारी तरफ से एक छोटी सी कवायद की गई है। ठीक है। अगर बात करें इस बैच की, तो भाई इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी, उन चीजों के बारे में मैं आपको बताने का काम करता हूँ। सबसे पहली बात तो भाई इस बैच के अंदर आपको सबसे पहला काम जो करना होगा, आपके द्वारा जो काम जरूरी है कि भैया आपको सबसे पहले शुरू के जो 500 बच्चे हैं उनके अंदर आपको एनरोल होना होगा। क्यों, रीजन क्या है सर उसके पीछे? क्योंकि जो शुरुआत में जो आपके 500 बच्चे हैं उनके लिए जो फीस है वो कितनी है, जो केवल और केवल 1999 है, यानी 1999 रुपये जो है वो आपके शुरुआत के जो 500 बच्चे होंगे जो एनरोल होंगे उनके लिए ये फीस 1999 रहेगी। कभी ये मत करना जो पिछला, जैसे हमारे पास जो वाइडर का बैच चल रहा है उसमें बच्चे बाद में बोलते रहे सर फीस कम कर दो। तो भैया अभी से जिस बच्चे को एंट्रेंस देना है डीएलएड का, तो भैया आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है भैया कि फैकल्टी कैसी है हमारी, हमारी चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी हमारी क्या है। ठीक है। क्योंकि हम सब प्रूव कर चुके हैं दिल्ली पुलिस के अंदर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेज के माध्यम से हमने फोड़ के रखा है एग्जाम को। ठीक है। तो भैया सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अपना बैच जल्दी से जल्दी एनरोल कर ले, ताकि आपको हर चीजें क्या हो जाए, हर चीज टाइम के ऊपर प्रोवाइड की जा सके और आप पीछे ना रहो और बच्चों से। ठीक है। तो आपके इस बैच की बात करूं तो भाई आप इस बैच के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, और ये सेक्शन जो है भाई ये सेक्शन मैं करवाने का काम करूंगा आपका। आपका भाई आपको दिल्ली पुलिस की तरह आपको पार लगा के छोड़ देगा। कंडीशन एक ही रहेगी, आपको केवल और केवल अपने भाई पे भरोसा रखना है। जैसे दिल्ली पुलिस में रखा है ना भाई, वैसे ही इसमें रख लियो। गाड़ी थारी नाव पार पहुंचाने का काम मेरा है। ठीक है। तो सभी बच्चों से यही बोलूंगा भाई, अपनी पूरी पूरी कोशिश करें, जल्दी से जल्दी इस बैच के अंदर एनरोल हो जाएं और अपना क्या करें, पढ़ाई शुरू करें। अब थोड़ा सा भाई हम बात करते हैं किसके बारे में, हमारे पास हमारे सब्जेक्ट के बारे में। तो भाई जो आपका क्या है, जो डीएलएड का एग्जाम है, इस एग्जाम के अंदर आपका जनरल साइंस का एक अलग से पोर्शन आ रहा है। ठीक है। आपका 40 नंबर का पोर्शन है। ये कितने नंबर का पोर्शन है, 40 नंबर का पोर्शन है भाई। और ये 40 नंबर आपको मैं आपको क्या कर सकता हूं, केवल और केवल अभी फिलहाल तो यही बोल सकता हूं, भरोसा दिला सकता हूं कि भाई आपके भाई के ऊपर अगर आपने भरोसा किया तो मैं दिल्ली पुलिस की तरह आपकी आस को टूटने नहीं दूंगा। ठीक है। मैं आपकी आस को, और एग्जाम में जो बच्चे हमारे क्रैक करके गए हैं हम उनके इंटरव्यू भी टाइम टाइम पे डालते रहते हैं, उसी की तरह भाई आपकी जो आस है उसको बिल्कुल नहीं टूटने देंगे। आपको केवल और केवल क्या करना है, जो आपके पास जनरल साइंस है, जो 40 नंबर का आपका पोर्शन है, उसके लिए आपको मुझ पर यानी विकास पर भरोसा करना होगा भाई। ठीक है। आपका छोटा बड़ा भाई समझ के भाई एक बार भरोसा करना दिल्ली पुलिस की तरह, आपकी भैया गाड़ी पार लगाने का काम हम करेंगे। ठीक है। आ जाओ भाई बात करें किसकी, जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स का जो है वही पोर्शन जो है आपका ये 10 नंबर का आना है। आपके 10 नंबर भाई बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट 101% में बोलूंगा, एक नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने काम क्या क्या किया, आपको मैं सबसे पहले तो भाई थ्योरी करवाने का काम करूंगा। तो थ्योरी के अंदर जितना भी करवाऊं उसको साथ साथ आपको नोट डाउन करना है। सर नोट डाउन क्यों करना है, पीडीएफ मिलेंगी भाई। अपने आप जो चीजें हम लिखते हैं, नोट डाउन जो करेंगे चीजों को, थ्योरी को, वो हमें याद हो जाती हैं चीजें। ठीक है। साथ में भाई आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करने का काम करूंगा। मानो आप किसी बच्चा, कोई बच्चा लिख नहीं पा रहा,
तो उसको क्या कर लेगा, वो पीडीएफ से कवर कर लेगा। साथ में आपको पीवाईक्यू करवाने का भी काम करूंगा भाई क्लास में, ठीक है। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनको भी करवाने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, इसी बैच के अंदर मेरे द्वारा किया जाएगा, ठीक है। बात करूं भाई केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री भी आपकी कितने नंबर की आनी है, 10 नंबर की आनी है, जो कि बेसिक केमिस्ट्री है। बायोलॉजी भाई इसके अलावा आपका बेसिक कंप्यूटर जो है वो करवाने का काम जो है किसके द्वारा किया जाएगा, मेरे द्वारा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से भाई, हम साइंस में कैसे किस प्रकार पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें हम कवर करेंगे। तो जब भी बात होगी किसकी, साइंस की, तो साइंस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है क्या। देख भाई सबसे पहले बात करूं साइंस की, साइंस जो है असल में है क्या। तो भैया जितने भी नेचुरल फिनोमिना हमारे इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, जितने भी नेचुरल फिनोमिना हमारे यूनिवर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ऑल नेचुरल फिनोमिना, प्रॉपर डेफिनेशन लिख देते हैं, अकर्स सराउंडिंग अस इज कॉल्ड साइंस। या मैं कहूं, देख भाई एक जनरल सी बात कहने का काम करूंगा। ये तो आपका क्या था, जनरल छोटी सी बात बताई है मैंने कि भैया आपके जितने नेचुरल फिनोमिना होते हैं हमारे सराउंडिंग में वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। अब मैं बात पहले थोड़ा सा आपको और चीजों के बारे में बता देता हूं। देख भाई साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर जो आपकी साइंस है इसके अंदर आपको मेनली 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो हमारी साइंस है या आनी कितने नंबर की है, टोटल आपकी 30 नंबर की साइंस आनी है। अब 30 नंबर की साइंस में सर किस प्रकार से आप क्या क्या चीजें पढ़ाओगे, तो भाई 30 नंबर की साइंस में जो मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा वो 3 सब्जेक्ट है मेरे, कौन कौन से, बायोलॉजी, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा फिजिक्स। ये 3 सब्जेक्ट है भाई आपके, ठीक है। और इन 3 सब्जेक्ट के आपके 30 नंबर जो है, इन 3 सब्जेक्ट के आपके 30 नंबर जो है ये मैं कह के चल रहा हूं भाई, मेरे करवाया हुआ अगर आप करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा नहीं। सर आप पहले बोलते थे कि भाई 1 नंबर बाहर चला जाएगा, क्योंकि भाई डीएलएड के एग्जाम के अंदर जो साइंस आनी है वो बहुत ही जनरल साइंस है, ठीक है। वो बहुत ही क्या है, सामान्य विज्ञान है, उसके अंदर कुछ ऊट पटांग हरकतें नहीं होती। आगे बात समझ में, उसका जो सिलेबस है वो एक जनरल सिलेबस है, और उस सिलेबस को करने के लिए भाई हम ये कह सकते हैं कि भाई हम 100% आपको रिजल्ट देंगे, ठीक है। दूसरी बात भाई, बायोलॉजी की जब भी बात होती है भाई आपकी क्या होगी, बायोलॉजी की जब भी बात होगी तो बायोलॉजी के अंदर बात करूं मैं, हमें पढ़ना किस तरीके से है। तो भाई आपकी बायोलॉजी की बात करें तो भैया हमको इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट के अंदर। 3 पार्ट कौन से सर, तो जो अपनी बायोलॉजी है इसके 3 पार्ट है कौन से। पहला पार्ट है इसका कौन सा, जूलॉजी, दूसरा कौन सा है, बॉटनी, और तीसरा कौन सा है, माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 पार्ट आपको ध्यान रखने हैं, इन 3 पार्टों के बारे में क्या करना है, दिमाग के अंदर रखना है, ठीक है। जूलॉजी की बात करूं तो इसको क्या कहा जाता है भाई, जीव जंतु विज्ञान कहा जाता है। ये बायोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं भाई, जो हमारी 10 नंबर की बायोलॉजी यानी। बॉटनी की बात करूं तो इसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, ठीक है, वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और ये हमारे पास क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, जिसको मैं सूक्ष्म विज्ञान के नाम से जानता हूं। किसके नाम से जानता हूं, सूक्ष्म विज्ञान के नाम से जानता हूं। ये 3 पार्ट है भाई आपके बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो भाई जीव जंतु विज्ञान के अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं भाई। जितने भी हमारे पशु हैं उन सभी को अगर पूछा जाए किसके अंदर पढ़ा जाता है तो भाई हमारा जूलॉजी के। विज्ञान की बात करूं तो हमारे पास इसके अंदर किसके बारे में पढ़ा जाता है, तो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं भाई, ठीक है। जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनके बारे में अगर पूछा जाए किस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे तो हमारे पास बायोलॉजी का एक ब्रांच जिसको बॉटनी कहते हो उसके अंदर पढ़ना है। सर माइक्रोबायोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे भाई, हम इसके अंदर जो जो हमारे पास बैक्टीरिया है, हमारे पास वायरस है, हमारे पास क्या है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो सूक्ष्म जीव है उनके बारे में जो है इसके अंदर पढ़ना है। आगे बात समझ में भाई। अब बात करें सर हमारे पास इसके अंदर किस किस कौन कौन सी चीजें किस किस प्रकार करवाओगे। देख भाई हमारे पास जूलॉजी के अंदर जैसे अगर मैं बात करूं, मैं आपको बताते हुए चलता हूं चीजों को। देखो हम क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूं।
जूलॉजी की बात करूं तो इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एनिमल्स के बारे में। साथ में हम इसमें किसके बारे में पढ़ते हैं? तो इसमें ह्यूमन बीइंग के बारे में भी पढ़ा जाता है। सर दोनों बात मान ली, दोनों बात आपकी जायज है, लेकिन एक बात बताने का काम करो कि जूलॉजी और बायो, जो हमारे पास जूलॉजी है, इसके अंदर हम दोनों को कैसे पढ़ेंगे। देख भाई देख, जैसे हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना किससे है? किससे बना है? वो सेल से बना है। तो हमारा पहला चैप्टर क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। इसके बाद मैं बात करूं तो भैया सेल के मिलने से एक नई चीज का निर्माण होता है, सेल यानी कोशिका। और उस कोशिका के मिलने से किसका निर्माण हुआ? उत्तक का निर्माण हो गया भाई। किसका निर्माण हो गया? उत्तक का। और ये उत्तक जब मिल जाते हैं तो मेरे पास किस चीज का भैया हमारे पास निर्माण होगा? सबको पता है, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन का निर्माण हो जाता है, अंग बन जाता है भाई। ठीक है, क्या बन जाता है? अंग। और उन अंगों के मिलने से मेरे पास ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। और ऑर्गन सिस्टम की मैं बात करूं तो भैया हमारे पास अंगों का एक तंत्र बन जाता है। ठीक है, अंगों का क्या बन जाता है? तंत्र बन जाता है। और इस अंगों के तंत्र के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक नई चीज का निर्माण होता है जिसको हम बॉडी के नाम से जानते हैं, जो हमारा शरीर कहलाता है। ठीक है, अब लोग कहेंगे सर इसमें आपने पढ़ाया तो नहीं, हमें तो केवल एक बात बता दी आपने। देख भाई, सेल की जब बात होगी तो पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर आपके पास हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सेल हो जाएगा। पहला जो चैप्टर हो जाता है आपका सेल हो जाता है, सबको पता होना चाहिए इस बात का। ठीक है, दूसरी बात, इस सेल को भैया बनने के लिए, इस सेल का क्या डेवलपमेंट के लिए मुझे किसकी जरूरत होगी? न्यूट्रिशन की जरूरत होगी। सर पोषण की जरूरत होगी। आपकी बात बिल्कुल जायज है। हम पोषण के बारे में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के बारे में। पहले में किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका से संबंधित कौन सी चीजें, कोशिका की खोज किसने करी, किस प्रकार की। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे सर हम टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ लेंगे। सर टाइप ऑफ टिश्यू का मतलब क्या है सर? तो भाई इसी के अंदर मैं आपको क्या पढ़ा दूंगा? एनिमल टिश्यू भी पढ़ाने का काम करूंगा, और साथ में भाई किसके बारे में? भैया प्लांट टिश्यू के बारे में भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे सर हम क्या पढ़ेंगे? हम ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन कौन से सर? हमारे पास सेंसरी ऑर्गन है, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गन जो हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग काम करते हैं, उनको पढ़ेंगे भाई। इसके बाद चौथे नंबर पे बात करूं मैं, जब मेरे पास ऑर्गन का सिस्टम बन जाता है, जब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर कोई स्पेशल काम करते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने खाना खाया, उस खाने को पचाने में आपके किन किन अंगों ने मदद की, कौन से अंग आपकी मदद करते हैं, उन सभी की बात करें तो वो क्या है? अंगों का एक तंत्र ही तो बन गया, सिस्टम बन गया हमारे पास अंगों का। तो उस अंगों के तंत्र में जो काम किया गया वो किसके द्वारा किया जाता है? हमारा ऑर्गन सिस्टम के द्वारा। तो उस ऑर्गन सिस्टम के अंदर हमारे पास कौन कौन से सिस्टम आएंगे? तो भैया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र हो गया भाई। दूसरे नंबर पे कौन सा सर हम सांस भी लेंगे तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया। हमारे पास जितने भी हमारे सिस्टम है वो सभी को किस में लिखा जाएगा? इसी के अंदर लिखा जाएगा। एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया भाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे काम किसके द्वारा किए जाएंगे भाई? आपके हमारे पास सिस्टम के द्वारा। इसके बाद बात करूं शरीर की। ठीक है, शरीर के अंदर कौन कौन से ऑर्गन का क्या क्या काम है? हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है उन सभी का, आंखों का क्या काम है, कितनी दूर तक देख सकते हैं, कितना मेगापिक्सल की हमारी आईज होती है, मतलब एवरीथिंग। ठीक है, वो करवाने का काम करूंगा भाई। अब फिलहाल एक बार थोड़ा सा भाई आपके लिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू लेके आया हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। देख भाई, आपको पीएच पहले ये पता होना चाहिए पीएच असल में होता क्या है। जब भी बात होगी पीएच की तो अपने अंदर, दिमाग के अंदर, आज के बाद आपको कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन सी चीज एसिडिक है, कौन सी चीज बेसिक है। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता हूं इस डेमो क्लास के माध्यम से भाई। जब भी बात होगी पीएच की तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसकी फुल फॉर्म सबसे पहली तो इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है भाई। किसके नाम से जाना जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, पीएच की फुल फॉर्म हो जाएगी, ये कई जगह इसको हम पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। पहली बात ये क्या है, इनकी फुल फॉर्म बता दी भाई मैंने आपको कि क्या फुल फॉर्म होती है इनकी। ठीक है, इस फुल फॉर्म के बाद बात करूं मैं इस पीएच स्केल के अंदर, ये हमारे पास पीएच स्केल कहलाता है भाई। इसको हम पीएच पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच पैमाना। और इस पीएच पैमाने की बात करूं तो इसकी खोज की गई थी भाई सोरेनसन के द्वारा। किसके द्वारा? सोरेनसन नामक व्यक्ति ने इसकी खोज करी थी। ठीक है,
सोरेनसन नामक व्यक्ति ने इसकी क्या की थी भाई, खोज की थी। क्लियर है इतनी बात। पीएच स्केल जो है ये काम क्या आता है भाई, ये एसिड बेस को आइडेंटिफाई करता है, अम्ल व क्षार को पहचानने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अम्ल व क्षार को पहचानने के लिए क्या किया जाता है, इसका पहचानने यानी आइडेंटिफिकेशन, अम्ल व क्षार को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है सबको पता है, हम सबको पता है क्या, ठीक है, खट्टा यानी श्योर टेस्ट होता है भाई। ठीक है, और भाई बेस की बात करूं तो ये बीटर होते हैं, कड़वे होते हैं। ठीक है, इनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। अब इसने क्या बोला है कि हमारे पास जो पीएच स्केल है इसके ऊपर भाई 0 to 14 की वैल्यू होती है, 0 से लेकर 14 तक हमारे पास क्या होते हैं, मान होते हैं, जिसमें 0 to 7 तो हमारे पास क्या होंगे भाई, जिनकी वैल्यू 0 से 7 तक होगी उन्हें एसिड बोलते हैं, और जो हमारे पास 7 to 14 होंगे भाई उनको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ क्या बातें बताई है मैंने आपको कि पीएच स्केल असल में है क्या। ठीक है, अब पीएच स्केल के अंदर इसने बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त का जो है पीएच जो हो कितना माना जाता है। देख भाई, अगर आपसे वो पेपर के अंदर एग्जैक्ट पूछ ले तो भाई ये आपका जवाब तो वैसे क्या हो जाएगा, मेरे पास ए होगा, लेकिन आपका एग्जैक्ट वैल्यू बता देता हूं, पेपर के अंदर आपसे आ जाए एग्जैक्ट वैल्यू तो भाई 7.35 से लेकर 7.45 तक जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, आपको याद रखना है। ह्यूमन ब्लड जो है, इसका मतलब ह्यूमन ब्लड एसिडिक नहीं है, ह्यूमन ब्लड जो कैसा है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, क्या है, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर कहने का मतलब क्या है भाई, मेरे पास यह क्षारीय है। रक्त अगर पूछा जाए कैसा है तो क्षारीय होता है। ठीक है भाई, तो आपको याद रखना है, ये आपका पहला क्वेश्चन था, पेपर के अंदर ये रिपीट हुआ है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है कि रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। भैया जब भी ब्लड की बात हो, जब भी ब्लड ग्रुप की बात हो, आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। देख भाई, ब्लड क्या है, पहली बात तो ब्लड हमारे पास एक कनेक्टिंग टिश्यू है। क्या है, एक कनेक्टिंग टिश्यू। अब सर कनेक्टिंग टिश्यू क्या होता है, ये बात तो हमें भी पता है, कनेक्टिंग टिश्यू है, इसको संयोजी ऊतक कहते हैं। भाई एक चीज बताने का काम करो कि हमारे पास जो ब्लड है, हमारे पास जो ब्लड है वो कनेक्टिंग टिश्यू कहलाता क्यों है। उसका कनेक्टिंग टिश्यू कहलाने का एक सीधा सा रीजन है कि ये जो हमारे अंग है जितने भी, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। अब पूछेंगे सर कनेक्ट कैसे। अच्छा एक बात बताना भाई, हमारा ब्लड जो है जब अपनी बॉडी के अंदर रन करता है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, तो हम सबको पता है 120/80 होती है। सर सबको पता है इस बात का, mmHg लिखा जाता है, और Hg ये जो है मरकरी का सिंबल होता है। सर Hg जो है सर मरकरी का सिंबल होता है, हमें पता है Hg से किसको डिनोट किया जाता है, मरकरी को। और मरकरी क्या है मेरा, तो मरकरी एकमात्र द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु, पाए जाने वाली धातु, पाए जाने वाली क्या है, धातु है। ठीक है, पाए जाने वाली धातु अगर आपसे पूछी जाती है तो मरकरी है। ठीक है सर, मान ली बात। आप बात कर रहे थे ब्लड की, आपने ये प्रेशर बता दिया ब्लड का, तो भाई ब्लड का जो प्रेशर है आपका क्या है, जो ब्लड का प्रेशर है वो है 120/80। इसको कनेक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। मरकरी एकमात्र द्रव है, मरकरी एकमात्र द्रव जो है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। बात आती है कि सर इसको कनेक्टिंग टिश्यू क्यों कहा। देख भाई, जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड है उसका प्रेशर 120/120 माना जाता है। जो हमारे पास ये है इसको क्या माना जाता है, इम्प्योर ब्लड का प्रेशर माना जाता है। अब सर ये इम्प्योर ब्लड क्या होता है, तो भाई जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसके अंदर हमारी ऑक्सीजन जो है वो कम होती है, जबकि हमारे पास जो प्योर ब्लड है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड के बारे में है। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है, उसका प्रेशर इतना होता है, उसको मेजर करने के लिए। अच्छा, बीपी को मेजर करने के लिए भाई अगर पूछ लिया जाए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लड प्रेशर को, बीपी को मेजर करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, तो भाई आपको याद रखना है स्फिग्नोमीटर का प्रयोग जो है आपका उसके अंदर किया जाता है। किस लिए किया जाता है, ब्लड का प्रेशर मेजर करने के लिए। ठीक है, इसके बाद बात हमारे पास रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ओ नेगेटिव नहीं भाई, बी नेगेटिव नहीं, ए बी नेगेटिव। कहाँ है,
ये है। अब ए बी नेगेटिव को रेयर ब्लड ग्रुप क्यों माना जाता है सर? भाई हमारे पास टोटल टोटल जो है 8 ग्रुप है, ठीक है। इन 8 ग्रुप में से हमारे पास ए बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, ये ए बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है आपका, ये क्या है, दुनिया के लगभग, दुनिया में लगभग 1% लोगों में, 1% आदमी लोगों में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए इसको क्या माना जाता है, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप माना जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं भाई साथ साथ, ब्लड कनेक्टिंग टिश्यू है, काम क्या है, सभी का संयोजन करना। 120/80 इसका क्या प्रेशर है। प्योर और इम्प्योर दो प्रकार का ब्लड होता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर भैया CO2 प्रेजेंट होगी डीऑक्सीजनेटेड। बीपी जो इसको मेजर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्पिग्नोमीटर। जवाब क्या हो जाएगा, ए बी नेगेटिव जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, देख भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं काम करवाऊंगा, थोड़ा सा गौर करियो। जब भी बात होगी हीमोग्लोबिन को तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, हीमोग्लोबिन जब भी बात हो आपके कॉन्सेप्ट में, तो हीमोग्लोबिन जिसको हम डिनोट करते हैं पहली बात HB से, ठीक है। HB जो है, अगर बात करूं ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में HB का काम, ह्यूमन बॉडी में काम, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में काम क्या है इसका, तो ह्यूमन बॉडी इसको आप तोड़ लोगे क्या, किसके अंदर तोड़ना है, हीमो प्लस में ग्लोबिन। सर ये हीमो प्लस में ग्लोबिन का क्या कर दिया आपने, ये हीमो प्लस में ग्लोबिन जो है ये इसलिए तोड़ा है क्योंकि जो आपकी हीमो जो टर्म है, हीमो जो शब्द है ना आपका, हीमो जो शब्द है ये डिनोट करता है, ये बताता है, किसको बताता है, ये आपका बताता है किसके बारे में, ये आयरन के बारे में बताता है। सर हीमो तो हमने नहीं सुना, हमने तो ये सुना है हीमो जो है वो डिनोट करता है ब्लड को, ठीक है। क्योंकि भैया स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है, आपको सबको पता है, स्टडी ऑफ ब्लड तो सबको पता है हेमेटोलॉजी कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, हेमेटोलॉजी कहलाती है। लेकिन अगर बात करूं भाई टर्म जो शब्द है हीमो टर्म है वो आयरन को भी डिनोट करती है और ब्लड को भी। और जबकि हमारे पास ग्लोबिन ये एक टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन फाउंड इन HB। अगर पूछा जाए हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है तो ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में धातु पूछी है, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वो ध्यान देने की जरूरत क्या है, हीमोग्लोबिन में मौजूद धातु। देख भाई कॉपर नहीं होता हमारे ब्लड के अंदर, नहीं हमें पता नहीं है। कैल्शियम हमारी हड्डियों के अंदर होता है, जिसके कारण हमारी हड्डियां बोन्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। इसके बाद बात करूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का हमारे शरीर के अंदर कोई काम नहीं। इसके बाद हमारे पास रह गया क्या, आयरन। आयरन जो है इसका क्या हो जाता है, सही जवाब हो जाता है। अब और सुन लो बात, थोड़ी सी बता दूं मैं, आपके शरीर में आपके शरीर में रक्त का रंग, रक्त का रंग लाल होने का कारण, रक्त का रंग लाल होने का कारण अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण जो है वो क्या होता है, रक्त का रंग लाल होता है भाई, ठीक है। ऐसा कौन सा जीव है जिसका रक्त रंग लाल नहीं होता, ऐसा जीव जीव जिसका रक्त का रंग लाल नहीं होता, लाल नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे पास कोकरोच नामक, कोकरोच नामक हमारे पास जीव है जिसके रक्त का रंग लाल नहीं होता, ठीक है भाई। तो लोहा आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। साथ साथ जानकारी देने का काम किया है, थोड़ा सा गौर करेंगे। एज ऑफ फिशेज इज नोन, मछलियों की आयु को किसके रूप में जाना जाता है, देखो भाई क्वेश्चन। जल्दी बताने का काम करो भाई फटाफट। फटाफट से बताने का काम करो भाई। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एज ऑफ फिश इज नोन एज,
चलो ये क्वेश्चन एक काम करो आपके लिए देता हूं भाई। एज ऑफ फिश, जो मछलियां हैं उनकी एज को हम किसके नाम से जानते हैं? चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, मछलियों की आयु की जब भी बात होगी, देख भाई मछलियों के बारे में दो चार बातें बता देता हूं मैं। देखो एक चीज होती है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पास एक चीज है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये है हमारे पास रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो आपका जब भी बात होगी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, पहली बात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने करी? तो विलियम हार्वे। किसने भाई? विलियम हार्वे नामक व्यक्ति ने। किसने भाई? विलियम हार्वे नामक व्यक्ति ने भाई किसकी खोज की थी? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी। और भैया एज ऑफ फिश इज नोन एज डिवोनियन। क्या है? जब भी फिश की बात हो, अच्छा इसके बारे में ये चीज और कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, छोटा सा और बता देता हूँ, बाकी हम थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ेंगे इन सारी चीजों को। भाई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर हमारे पास टाइप होते हैं। क्या होते हैं? टाइप। ठीक है। उस टाइप के अंदर कौन कौन से हैं? तो हमारे पास एक तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र होता है। एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इस क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक सब टाइप होता है जिसको मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो हमारे पास इसको हिंदी में मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। और मिश्रित परिसंचरण तंत्र का एग्जाम्पल आपसे जब भी पूछा जाए तो हमारे पास फिश जो है ये एकमात्र जीव है, ठीक है, एकमात्र हमारे पास जीव है जिसके अंदर मेनली जो है आपका मछली के अंदर क्या पाया जाता है भाई? मिश्रित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिवोनियन जो इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको दिमाग के अंदर रखना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। अच्छा पेड़ पौधों के बारे में आ गया भाई क्वेश्चन आपके सामने। अच्छा ये क्वेश्चन हमारा जब भी देखो प्लांट्स के अंदर क्वेश्चन आया, प्लांट्स के अंदर क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमें पता है ये जो स्टडी ऑफ प्लांट्स है, स्टडी ऑफ प्लांट्स है वो किस सब्जेक्ट के अंदर की जाती है? तो बोटनी के अंदर की जाती है भाई, ठीक है। और बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान क्या फादर अगर पूछा जाए, फादर ऑफ बोटनी, फादर ऑफ बोटनी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भैया थियोफ्रेटस नामक व्यक्ति को, किसको भाई? थियोफ्रेटस नामक व्यक्ति को, याद रखना है, थियोफ्रेटस नामक व्यक्ति को क्या माना जाता है? फादर ऑफ बोटनी माना जाता है, ठीक है। भाई आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल के बारे में जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कैल्शियम होता है क्या? नहीं, नहीं होता। एल्यूमिनियम नहीं होता, जिंक नहीं होता। आपको क्या याद रखना है? क्लोरोफिल के दौरान जो हो क्या कौन सी मेटल प्रेजेंट? तो मैग्नीशियम धातु जो है क्लोरोफिल के अंदर होगी भाई, ठीक है। द इंपोर्टेंट शुगर इज हनी। इनमें से ये पूछा गया है कि इनमें से हनी जो हो किसके अंदर आता है? भाई हमारे पास शर्करा कौन सी है? इनमें से ये पूछा गया है, ठीक है। चलो बताया, कमेंट कर दिया होगा। देखो द इंपोर्टेंट शुगर इज हनी, बात आती है जब भी भाई शुगर की, पहली बात इसको हम शर्करा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? शर्करा के नाम से। लैक्टोज की जब भी बात होगी, ठीक है, लैक्टोज ये भाई आपकी दूध में पाए जाने वाली, दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा है, ठीक है, याद रखना। शुगर फाउंड इन मिल्क। इसके बाद है फ्रुक्टोज भाई। क्या है? फ्रुक्टोज। जितने भी आप, जितने फलों का हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं उन सभी में, उन सभी में फ्रुक्टोज होती है। क्या होती है भाई? फ्रुक्टोज होती है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद है सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ पे पाई जाती है? तो आपकी भाई जो टेबल शुगर है, ठीक है, टेबल शुगर जो है
जो घरेलू चीनी है, घर में प्रयोग होने वाली चीनी, घर में प्रयोग होने वाली चीनी में, होने वाली चीनी में अगर पूछा जाए क्या होती है तो हमें पता है क्या होती है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या दादा, इंपोर्टेंट शुगर। अच्छा, एक चीज तो ध्यान रखनी है, हनी की जब भी बात आए ना तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, हनी हमारे पास एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास हनी जो है एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है भाई, तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, जिनके अंदर तीन चीजें क्या पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसके अंदर पाया जाएगा उसे हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से डिनोट करते हैं। ये अगर पूछा जाए हनी किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो हनी एक मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है भाई। क्या है, मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट है। अब मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं सर, तो भाई मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट उन कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है जिनमें क्या है, सिंगल यूनिट, मोनो यूनिट प्रेजेंट है सैकराइड की। यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी याद रखना है भाई आपका, यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की इकाई क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट की इकाई के बारे में याद रखना भाई, सैकराइड इकाई है हमारी किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, हनी जो है वो क्या है, हनी के अंदर आपका लगभग 17 से 20% क्या पाया जाता है भाई, वाटर पाया जाता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर अगर इसका उत्तर पूछे तो भैया हमारा जवाब हो जाएगा बी। हमारे पास हनी जो क्या है, एक फ्रुक्टोज है। हनी क्या है, एक फ्रुक्टोज शुगर का क्या है भाई, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग जीन। देख भाई, यहाँ पे जीन के क्रोमोसोम के बारे में जब भी बात होगी तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। क्रोमोसोम के बारे में जब भी बात होगी, क्रोमोसोम जिन्हें मैं गुणसूत्र के नाम से जानता हूं, किसके नाम से जानता हूं भाई, गुणसूत्र के नाम से जानता हूं। ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, दो टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं किसकी, मेल और फीमेल की। ठीक है, दो प्रकार के गुणसूत्र रहते हैं, एक मेल है भाई और एक फीमेल है। मेल जो होता है उसके अंदर बात करूं तो इसके अंदर दो प्रकार के क्रोमोसोम कौन से, इसके अंदर एलेनसोम भी पाए जाते हैं और भैया इसके अंदर ऑटोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हैं। फीमेल के अंदर भाई ओनली एक टाइप पाया जाता है, वो क्या है, ऑटोसोम। सर ये ऑटोसोम क्रोमोसोम क्या होते हैं और एलेनसोम क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो भाई ऑटोसोम और एलेनसोम क्रोमोसोम मैंने मेरी सुविधा के अनुसार इनको याद कर रखा है। ठीक है, इनको मैंने अपनी सुविधा के अनुसार याद कर रखा है। वो किस प्रकार, एलेनसोम जो है ये किन्हें कहा जाता है, जो हमारे पास डिफरेंट पेयर होता है, डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज एलेनसोम। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास गुणसूत्रों के जोड़े में से एक अलग गुणसूत्र का जोड़ा जिसमें अलग प्रकार के क्रोमोसोम है, होते कौन कौन से हैं, एक तो आपको एक्स वाई देखने को मिलेगा भाई, जहां पे ये जोड़ा दिखाई दे इसका मतलब ये है, ये क्या है, एलेनसोम है, ये क्या है, एलेनसोम है। और ऑटोसोम की जब भी बात होगी तो आपको सेम याद रखना है, ऑटोसोम इसे कहा जाता है। ठीक है, ऑटोसोम इसे कहा जाता है। ऑटोसोम क्या होता है, जो हमारे पास अगर पेयर के अंदर, क्रोमोसोम के पेयर के अंदर सेम क्या हो, क्रोमोसोम हो, तो उसे ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है भाई, फीमेल के अंदर हमारे पास ऑटोसोम और एलेनसोम, फीमेल के अंदर हमारे पास 23 के 23 जोड़े, 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम के। ठीक है, तो 23 के 23 जोड़े एक्स एक्स मिलते हैं भाई। और जब भी बात होगी एलेनसोम की, ऑटोसोम की, तो एलेनसोम की एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ये भैया मेल के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेल के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र का एक जोड़ा जिसमें हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं भाई, उसे एलेनसोम के नाम से जानते हैं। और ऑटोसोम की बात होगी तो भैया 22 पेयर हमारे पास क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे। ठीक है, जिसको एक्स एक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात। मानव जीन में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो भाई हम सबको पता है। देखो यहाँ पे आपने याद रखना है कि क्रोमोसोम पूछ रहा है यहाँ पे, ना कि पेयर पूछा उसने। 23 अगर पेयर में पूछता तो 23 में हो जाते, लेकिन वैसे इसका जवाब क्या होगा भाई, सी जवाब होगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात। आते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विटीकल्चर जो है वो किसे कहा जाता है, तो भैया हम सबको पता है, जब भी कृषि की बात आती है तो हमारे पास ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होया है। याद रखना है, जो हमारे पास अंगूर की खेती है, किसकी खेती है भाई, अंगूर की जो खेती है, अंगूर की खेती को अगर पूछा जाए किसके नाम से जाना जाता है, तो भैया विटीकल्चर जो है अंगूर की क्या होती है, खेती होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विनेगर।
विनेगर के अंदर पाए जाने वाले एसिड का क्या नाम है। ठीक है, विनेगर के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। चलो भैया, गर्मी ज्यादा है, थोड़ा सा बच के रहना। सिरका की जब भी बात होगी तो सिरका जो है असल में, अच्छा सिरका के बारे में पूछ रहा है भाई, ये विनेगर के बारे में जब भी बात हो तो हमारे पास विनेगर जो है इसके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है भाई। कौन सा एसिड पाया जाए है, एसिटिक एसिड जो है। देख भाई, एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई हम डेमो पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ना क्या है कि उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। देख, जब भी बात होती है ना एसिड बेस की, तो भाई उसको पहचानने के लिए हमारे पास काफी चीजें होती हैं। और एसिड बेस को आइडेंटिफाई करने का मैंने एक तरीका बताया था, 0 to 7 तो हमारे पास, और 7 to 14। देख, 0 to 3.5 और 3.5 to 7, 0 to 3.5 हमारे पास ये स्ट्रोंग एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, ये स्ट्रोंग एसिड कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, स्ट्रोंग एसिड। और 3.5 to 7 जो है ये क्या कहलाते हैं, वीक एसिड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वीक एसिड। ये पेपर के अंदर बीएसएफ हेड कांस्टेबल के पेपर के अंदर जो रेडियो ऑपरेटर वाला पेपर था उसके अंदर ये क्वेश्चन आए थे भाई। ठीक है, क्या था, 0 to 3.5 स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और 3.5 to 7 वीक एसिड होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, मजबूत अम्ल कहा जाता है। और भाई इसके अंदर किस, इनको क्या कहा जाता है, मजबूत सॉरी कमजोर अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कमजोर अम्ल कहा जाता है। फिर 7 to 10.5 ये हमारे पास वीक होते हैं भाई। क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, यानी कमजोर क्षार होते हैं। ठीक है, कमजोर क्षार होते हैं भाई। ठीक है, और 10.5 to 14 ये हमारे पास मजबूत क्षार होते हैं, स्ट्रोंग बेस होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास टाइप ऑफ एसिड है जो हमें याद रखना है, कौन सा एसिड स्ट्रोंग है, कौन सा बेस। इनके बीच में जो मान होंगे ना वो इनके अनुसार होते हैं। देखो अब इसके बारे में बात करूंगी, 14 फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट इन विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो भाई एसिटिक एसिड जो है ये पाया जाता है। सीट्रिक किसके अंदर पाया जाता है, हम सबको पता है सीट्रिक एसिड जो है खट्टे फल जो होते हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, नींबू हो गया भाई, हमारे पास संतरा हो गया, इनके अंदर क्या पाया जाता है, सीट्रिक। एसिटिक एसिड विनेगर के अंदर पाया जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, सिरका में पाया जाए भाई। ऑक्जेलिक हम सबको पता है टोमेटो के अंदर पाए जाने वाला एसिड है, टोमेटो यानी टमाटर में। देखो एक चीज और कॉन्सेप्ट बताऊं, पत्थरी का नाम सुना है सबने, ऑक्जेलिक एसिड की बात आ गई तो पत्थरी यानी किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के बारे में जब भी बात होती है एक चीज दिमाग के अंदर रखनी है, किडनी स्टोन किसे कहा जाता है, तो किडनी स्टोन जो वो पथरी होती है हमारे गुर्दे की पथरी, और गुर्दे की पथरी का अगर पूछा जाए उसे कहा क्या जाता है तो कैल्शियम ऑक्जिलेट नाम है उसका। क्या नाम है भाई, कैल्शियम ऑक्जिलेट नाम है। अब कैल्शियम ऑक्जिलेट बनता कैसे है, तो याद रखना हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड जो कि टमाटर में होता है, और भाई मिल्क के अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। और जब ये दोनों हमारे पास बॉन्ड बना लेते हैं तो वहां पे कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है। क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्जिलेट बन जाता है। और कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है ये आपका किसके अंदर है भाई, आपका पथरी के अंदर, पथरी का क्या है, नाम है। आगे बात समझ में, दूध के अंदर एसिड वो हमारा क्या है, कैल्शियम, और भैया टमाटर के अंदर, इसलिए घर वाले बोलते हैं दूध के साथ हम क्या नहीं खाना चाहिए, टमाटर। इसके बाद मैलिक एसिड जो कि आपका भाई सेब के अंदर पाया जाता है। ठीक है, सेब में पाए जाने वाला एसिड जो कौन सा है, मैलिक एसिड है। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। देख भाई बोन्स के बारे में दो चार बातें बता देता हूं। बोन्स की जब भी बात होगी तो जो हमारी बोन्स है, हड्डियां हैं, वो किस प्रकार काम करती हैं, कौन कौन सी चीजें इनके अंदर है। हड्डियों की जब भी बात होगी, बोन्स की जब भी बात होगी तो आपको ध्यान रखना है बोन्स के बारे में कि हमारे पास हमारी हड्डियां के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम के कारण हड्डियां कठोर होती हैं और फॉस्फेट के कारण हड्डियों में क्या होती है भाई, चमक होती है। आगे बात समझ में। अगर पूछा जाए स्टडी ऑफ बोन्स क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ बोन्स, चलो एक कमेंट करके बताने का काम करना भाई सभी बच्चे, मैं लिख देता हूं, इसे छोड़ दिया मैंने। ठीक है, बोन्स की जब भी बात होगी तो बोन्स के अंदर
एक होता है भाई कार्टिलेज। ये क्या होता है सर? हमारे पास हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा, उपास्थि कहा जाता है इसे, इसे क्या कहा जाता है? अस्थि कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा जिसको तोड़ने मरोड़ने पर दोबारा से वो वापस अपनी शेप के अंदर आ जाता है। जैसे नाक का हो गया हमारा, हमारा कान हो गया भाई, हमारे पास ऐसा हिस्से हमारे शरीर के जो वापस से उसी शेप में आ जाते हैं, वो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ठीक है, पहचान क्या है सर इनकी? देखो बोन्स जो है इनके अंदर भाई ऑक्सी नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कौन सा? ओसिन नामक प्रोटीन जो आपको देखने को मिलता है किसके अंदर है? ओसिन नामक प्रोटीन। किसके अंदर? ओसिन प्रोटीन तो आपका पाया जाता है किसके अंदर है? हमारी बोन्स के अंदर। और कार्टिलेज के अंदर जब भी बात होगी तो भैया इसके अंदर आपका कोंड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कोंड्रिन प्रोटीन अगर पूछा जाए किसके अंदर पाया जाता है? कोंड्रिन। ठीक है, कोंड्रिन नामक प्रोटीन आपका किसमें पाया जाता है? इसमें पाया। द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी और लंबी हड्डी रीढ़ की हड्डी, हुमरस, फिबुला और फीमर। देख भाई फीमर के बारे में ध्यान रखना, ये हमारी जांग की हड्डी है, जो कि इसका सही जवाब है। जो हमारी जांग की हड्डी है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं। शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी के नाम से भी इसको क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। रीढ़ की हड्डी की बात करूं तो भाई हमारे पास जो हमारी बैकबोन है इसके अंदर टोटल 26 बोन पाई जाती है। बैकबोन में कितनी बोन्स पाई जाती हैं? 26 हड्डियां होती हैं भाई। ठीक है, ह्यूमरस की बात करूं तो भैया ये हमारे पास हमारी बाजू की हड्डी होती है। हमारी जो बाजू है, बाजू की हड्डी जो अगर पूछा जाए, ठीक है, जो हमारे पास आर्म है उसकी हड्डी को ह्यूमरस कहा जाता है, ह्यूमरस होती है। ठीक है, इसके बाद बात करूं फिबुला, ये हमारे पैर के अंदर होती है भाई। किसके अंदर होती है? हमारे पैर में पाई जाने वाली हड्डी है। क्लियर है भाई इतनी बात? ये है भाई आपका बायोलॉजी के अंदर आपको एक छोटी सी झलक देने का काम किया मैंने। देखो भाई एक सिंपल सी बात बताने का काम करता हूँ। जब भी आप किसी बैच के अंदर एनरोल होते हो तो सबसे पहले उस चीज का निचोड़ निकालो कि इस टीचर के अंदर हमारी इतनी कैपेबिलिटी है, क्या है कि ये हमारे एग्जाम को निकलवा सकता है। पहली बात तो उन टीचर को ही सिलेक्ट करके चलना होता है जो भैया ऑलरेडी खुद सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है भाई, जो हमारे पास हमारा एग्जाम है उसके अंदर हमारे जो जितनी भी फैकल्टी है सारी क्या है भाई? टॉप क्लास है। आपको ध्यान रखना है, आपका सारे के सारे सब्जेक्ट करवाने की गारंटी हमारी है भाई। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में फिर एक नए सेशन के साथ। सभी को राम राम।